वक्त हो चला है खबर को समझने का। बिहार की सियासत 180 डिग्री पर घूम चुकी है। सियासत दिनों दिन गर्माती जा रही है। 3 दिन के दौरे से नीतीश बिहार लौट आए। पटना की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। नीतीश का दिल्ली दौरा कैसा रहा, किन किन नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, दिल्ली से लौटकर नीतीश ने क्या कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस वक्त बिहार की सियासत पूरी रवानी में है। पानी की तरह सियासत भी बिहार से लेकर दिल्ली तक छलछला रही है, क्योंकि विपक्ष के दिल में 2024 की छटपटाहट है। इसी को साधने 3 दिन पहले नीतीश लालू से गुरु मंत्र लेकर दिल्ली रवाना हुए थे और जब दिल्ली से लौटकर पटना की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले बड़े भाई से मिले। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास से मुलाकात कर नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर रहने के बाद नीतीश कुमार कल आज दिल्ली से गया पहुंचे तो उसके बाद सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये 2 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि नीतीश के दिल्ली मिशन की पूरी प्लानिंग लालू यादव की है। पहली तस्वीर 5 सितंबर की है, जब दिल्ली रवानगी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जब नीतीश बाहर निकले तो लालू बाहर तक छोड़ने आए थे। दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को संबल दिया था। दूसरी तस्वीर 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर की है। दिल्ली से लौटने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। फिलहाल नीतीश अपने दिल्ली दौरे से बेहद गदगद दिख रहे हैं। कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज वो तो पता ही चलेगा समय पर। नीतीश भले ही विपक्ष की लामबंदी के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हों, लेकिन पूरी प्लानिंग के पीछे दिमाग लालू यादव का है, जैसा कि आरसीपी सिंह ने 2 दिन पहले इशारा भी किया था। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे और गए हैं, रात कहाँ मिले हैं, सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किनकी पैरवी से मिले आप लोग ज्यादा जानते हैं। दरअसल 3 दिन के दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने करीब 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह, शरद यादव और शरद पवार से मुलाकात की। नीतीश कुमार मिशन दिल्ली के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। जाहिर है सियासी दंगल में बीजेपी को पटकनी देने के लिए नीतीश दिल्ली में पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश ऐसी कोशिश कर चुके हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि सीएम नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली दौरे पर गए थे और दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई थी। 25 से 30 मिनट, करीब 25 से 30 मिनट तक दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक साथ बैठकर बातचीत करते नजर आए। 3 दिन के दौरे से लौटने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलते हैं और माना जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस मकसद से दिल्ली दौरे पर गए थे उस बारे में पटना आकर लालू प्रसाद को जानकारी दी। बताया जाता है कि लालू ने ही दौरे की पूरी प्लानिंग की थी और इस बात का इशारा आरसीपी सिंह ने भी किया था। दिल्ली जाते ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी से मुलाकात की। 40 मिनट तक बातचीत हुई राहुल गांधी से और खास नतीजा निकला इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बुधवार को बातचीत में कहा था कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने फिर दिल्ली आएंगे। नीतीश कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेच यह है कि कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। दिल्ली में आपका सीधे कांग्रेस से फाइट है, तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल का मुकाबला कांग्रेस से है और ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे, यह संभावना कम है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी एकता 2 ध्रुवों में बढ़ सकती है, मेन फ्रंट और थर्ड फ्रंट, और इन दोनों का जो झगड़ा है यह बढ़ेगा, विपक्ष लड़ेगा, फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब तक बिहार में विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार को ही जाना जाता रहा है, लेकिन फिजा बदल रही है। विकास पुरुष के रूप में अब तेजस्वी की ब्रांडिंग हो रही है।
बिहार में विकास पुरुष की बात हो तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आता है, लेकिन पटना की सड़कों पर चस्पा ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिहार में दोबारा डिप्टी सीएम की कमान संभालने वाले तेजस्वी की नए तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। विकास की छवि तेजस्वी वाले पोस्टर के जरिए तेजस्वी को बतौर विकास पुरुष पेश किया जा रहा है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में दिखाती रही है। तमाम होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताती रही है, लेकिन नए गठबंधन बनने के बाद जब डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव आए हैं, आरजेडी ने ये तस्वीर भी एक नई बनाई है। और देखिए, राबड़ी आवास के ठीक सामने ये एक बड़ा पोस्टर लगा है और जिसमें तेजस्वी यादव को विकास की छवि बताया गया है। तेजस्वी के नए पोस्टर में बीजेपी कुछ और देख रही है। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी बदौलत नहीं बल्कि तेजस्वी की दया पर सीएम बने हैं। तेजस्वी जब चाहे उन्हें हटाकर सीएम बन सकते हैं। अब उनको ऑपोजिशन की ही राजनीति करनी है और ऑपोजिशन की राजनीति भी 6 महीने तो बेचारे करेंगे ही। वह तो तेजस्वी जी की दया पर है, जब तेजस्वी जी चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जाहिर है पोस्टर पर अभी सियासी पारा और चढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी विकास पुरुष दिखाए जा रहे हैं और जेडीयू के पोस्टर में नीतीश दिल्ली का दम दिखा रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तेजस्वी के नए पोस्टर के मायने समझिए। तेजस्वी की छवि को नए तरीके से गढ़ा जा रहा है। तेजस्वी के चेहरे के जरिए आरजेडी की छवि विकास वाली बनाई जा रही है। आरजेडी के शासन पर विपक्ष हमेशा से उंगली उठाता रहा है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में एक बार फिर सरकार में, और इस बार तेजस्वी ना सिर्फ डिप्टी सीएम है बल्कि 4 बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास विभाग और ग्रामीण कार्य जैसे बड़े विभाग तेजस्वी के हाथ में हैं। तेजस्वी अपने विभागों को लेकर एक्टिव मोड में है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार की रात पटना के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया था। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी ने सभी अस्पतालों में सुधार के लिए 60 दिन का समय दिया है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में विभागों में बड़े काम होते हैं तो तेजस्वी की छवि को एक नई धार मिल सकती है, एक नई ऊंचाई मिल सकती है। बिहार में जंगल राज है या जनता का राज? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी पटना में खनन विभाग के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली और जिस शख्स ने धमकी दी उसने खुद को आरजेडी विधायक का भाई बताया। एफआईआर के बाद भी अभी तक धमकीबाज गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री से बड़ी मांग कर दी है। क्या बिहार में धमकीबाजों की चलेगी? क्या बिहार में बदमाशों की बहार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना जिले में खनन विभाग के बड़ा बाबू अरुण कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। किसने धमकी दी और क्यों दी, आप अरुण कुमार की जुबानी ही सुनिए। 11:19 पे फोन आया मेरे मोबाइल पे 94 318 79 395 से। उधर से बोला गया कि मैं रीतलाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। हम बोले जी बोला जाए। हाँ तो कैसे गाड़ी पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी पकड़ ली। सगुना में आप ही गाड़ी पकड़े हैं? हाँ हम ही पकड़े हैं। हाँ तो गाड़ी कैसे पकड़ ली? मेरा गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी हम पकड़ लिए। हाँ तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आरजेडी विधायक रीतलाल का भाई बताया है। उसका नाम संतोष कुमार है। आरोप है कि संतोष अपने 8-10 साथियों के साथ जिला खनन कार्यालय पहुंचा और भद्दी गालियां दी। संतोष कुमार आए थे, वो बोल रहे थे, जो इंस्पेक्टर साहब को फोन करके गाली दे रहे थे कि अमृत लाल के भाई हैं, संतोष कुमार बोल रहे हैं, हम उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे, आप 4 लाख फाइन जोड़िए। हम 1.5 लाख फाइन जोड़ के दिए थे, 1,42,400 का। उसको उफाड़ दिए, कहने आप 4 लाख दीजिए। ज़बरदस्ती कहता था 4 लाख लीजिए, हम 8 लाख इंस्पेक्टर से घर पर जाके वसूल लेंगे शाम में। अभी आप लिखिए 4 लाख। जबरदस्ती कर रहा था, पूरा गाली बक रहा था। कार्यालय पहुंचा। इस घटना के बाद सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया और फौरन खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को पद से हटाने की मांग कर दी। क्योंकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है, और इसलिए मैं
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास सारे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको यह विभाग सौंपा जाए। सुशील मोदी के आरोप के सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए, सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बार निशाने पर है नीतीश के मंत्री रामानंद यादव। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार में लालू और बालू का पुराना रिश्ता है। सुशील मोदी के मुताबिक रामानंद यादव पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। नई सरकार में रामानंद यादव खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। सुशील मोदी के आरोप भले ही सियासत के लिए हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धमकी देने वाला अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। एफआईआर के 2 दिन बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर कैसे है और क्या वाकई पुलिस दबाव में काम कर रही है। बढ़ते हैं आगे। नई सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज के बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, देखिए। तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। अब बात टेरर फंडिंग पर एनआईए की दबिश की। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार के 11 जिलों के 32 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चला। बिहार में एनआईए का छापा, कई जिलों के 32 जगहों पर छापेमारी, पीएफआई टेरर मॉड्यूल की छानबीन। पीएफआई टेरर मॉड्यूल को खंगालने में एनआईए की टीम जुट गई है। गुरुवार की सुबह एनआईए की टीम ने बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के साथ साथ कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद के 32 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। फुलवारी शरीफ के मलकियाना और गौनपुरा में एनआईए ने दबिश दी। गौनपुरा में मोहम्मद खली कुजम्मा खां के यहाँ से एनआईए की टीम कई दस्तावेज अपने साथ ले गई है। छापेमारी के जरिए पूरी एनआईए की टीम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कुछ मिला है छापेमारी में, कुछ बताएंगे? क्या कुछ मिला है, कुछ बताएंगे? दरभंगा के दानिश लॉज में भी छापेमारी हुई। ये लॉज एनआईए की गिरफ्त में आए नरूदीन जंगी के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। एनआईए की दूसरी टीम ने सिंहवाड़ा थाना इलाके के शंकरपुर गांव में मोहम्मद मुस्तकीन के घर छापेमारी की। इसके अलावा एनआईए की छापेमारी कटिहार, नालंदा, मुजफ्फरपुर, छपरा और वैशाली समेत तमाम जिलों में चलती रही। एनआईए की इस छापेमारी के पीछे मकसद है फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना, जिसका खुलासा 2 महीने पहले हुआ था। दरअसल करीब 2 महीने पहले पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई थी। पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का किया था भंडाफोड़। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को दी जाती थी आतंक की ट्रेनिंग। देश में हिंसा, वैमनस्य फैलाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैंप में पीएफआई के इंडिया 2047 के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली का राजपथ आज से कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का मार्ग है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक नए नामाकरण वाले खंड का उद्घाटन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में किया गया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत ने गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति पाई है।
पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत के अपने आदर्श और आयाम हैं, भारत के संकल्प, लक्ष्य और पथ अपने हैं, प्रतीक अपने हैं। देश के विकास में एक और संविधान है, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान। यही प्रेरणा देश को आगे और भी कर्तव्य पथ देगी। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया शहर को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने यहां रबर डैम का उद्घाटन किया और इस डैम के बन जाने से अब डैम के पास सालों भर पानी रहेगा, यानी कभी भी फल्गु नदी में पानी नहीं सूखेगा। ज्ञान और मोक्ष की नगरी के तौर पर विश्वविख्यात बिहार का गया। 8 सितंबर 2022 को सीएम नीतीश कुमार ने गया को रबर डैम के रूप में बड़ी सौगात दी। 312 करोड़ की लागत से फल्गु नदी के बाएं तट पर बना ये डैम बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है। हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा। रबर डैम की खासियत है कि कंक्रीट के स्थान पर रबर से बना है। आधुनिक तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। बनाने में आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों से सलाह ली गई। 411 मीटर लंबा, 95.5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है ये डैम। मंदिर से 300 मीटर निम्न प्रवाह में डैम का निर्माण किया गया है। डैम में फल्गु नदी के प्रवाह को रोककर पानी को जमा किया जाएगा। श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा उठा होगा। गया में दूर दूर से लोग अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए आते हैं और फल्गु नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। फल्गु नदी पर बने रबर डैम से गया की तस्वीर बदल जाएगी। इस रबर डैम के बन जाने से विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु में सालों भर रहेगा पानी। तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। श्रद्धालुओं को स्नान, पिंडदान, तर्पण में होगी सुविधा। गया शहर के भूजल स्तर में होगा सुधार। रबर डैम स्टील ब्रिज से गया बनेगा आकर्षण का केंद्र। यहाँ पे जल होगा मोक्षदायिनी फल्गु नदी में बोट चलते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं और तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर कितनी बदली है, विकास कितना हुआ है। जिस तरीके से जब लोग यहाँ आते थे जल की समस्या उन्हें परेशान करती थी और फल्गु नदी के जल से पितृपक्ष में पिंडदान का
अलग ही महत्व है। ऐसे में यहाँ पे जल नहीं होता था और वो तस्वीर यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। इस फल्गु नदी में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रबर डैम के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और एसडीआरएफ के बोट से सीता कुंड का भ्रमण किया। न्यूज़ 18 के लिए गया से विनीता मिश्रा के साथ एरन लिली की रिपोर्ट। तो रबर डैम से बदलेगी गया की तस्वीर और बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है गया में। और हम आपको बताएं कि विष्णुपद मंदिर और जो यहां पिंडदान करने आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और फल्गु में सालों भर पानी रहेगा। तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। गया जी डैम के पास 3 से 4 फीट तक ये पानी रहेगा सालों भर। श्रद्धालुओं को स्नान करने में, पिंडदान करने में, तर्पण में सुविधा होगी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।